सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। एंड आई नो कि बीते कुछ दिनों से वीडियोस लेट आ रही हैं क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज का तुम्हें पता ही था। तो अब हम डायरेक्टली किसी एपिसोड पर मिस करके नेक्स्ट एपिसोड में तो नहीं जा सकते ना। फिर बस इस वजह से सोल लैंड का ये एपिसोड तुम्हें आज देखने को मिल रहा है और कल न्यू एपिसोड आ जाएगा, तो कल से सब चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी। तो चलो फिर बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होममेड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर यूहाओ का सामना एक इविल आई टायरेंट से हो जाता है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। बट एट द एंड हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ पर अपने हेड क्राउन और अपनी डेस्टिनी आई की पावर की मदद से उस टायरेंट को हरा देता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसके मरने के बाद उसकी सोल रिंग बाहर नहीं आती, जिस वजह से यहाँ पर यूहाओ को गॉड इलेक्ट्रोलिस की पावर का यूज करना पड़ता है। इसी वजह से बचा कुचा काम भी वो यहाँ पर अपनी पावर से कर देता है और उस सील को तोड़कर उस बीस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और मरते मरते जब वो जल रहा था तो यूहाओ को धमकाते हुए कहने लगता है कि मेरे फादर जो है वो इस फॉरेस्ट के एम्परर है और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। इसी दौरान हमें श्रेक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर दीतिया ने भी तबाही मचा रखी थी। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर इन लोगों पे अटैक करने वाले होते हैं, एक प्रेशर उन्हें रोक देती है, जिसे देख कर कि उनके अलावा वहाँ मौजूद जितने भी मास्टर्स थे वो भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दीतियान को देखते हैं, जहाँ पर वो हैरानी के साथ कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एल्डर मुंह तो मर चुका है, तो यहाँ पर ये क्या चल रहा है। यहाँ पर वो ये सारी बातें कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि उस ट्री में से गोल्डन एनर्जी निकल रही होती है और जिसके अंदर से फिर एक वॉइस भी आती है जो कि सभी को सुनाई देती है। और ये वॉइस और किसी की नहीं बल्कि एल्डर मुंह की ही होती है, जो कि यहाँ पर दीतियान से कहने लगती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं मरूं या जिंदा रहूं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा सब कुछ श्रेक एकेडमी से बिलोंग करता है और मैं मरने के बाद भी उसे प्रोटेक्ट करता रहूंगा। बस पे क्या, यहाँ पर ये कहना ही था कि हम देखते हैं कि होली ड्रैगन बीस्ट वहाँ से बाहर निकलकर सीधा दीतियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। साथ ही हम यहाँ पर एल्डर मुंह का अवतार भी देखते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। यहाँ पर सारे मास्टर हैरानी से इस नजारे को देख रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक कहने लगता है कि अब मैं समझ गया कि असल में बात क्या है, जिसके बाद वो बताने लगता है कि असल में एल्डर मुंह ने मरने से पहले अपनी सोल का एक छोटा सा हिस्सा श्रेक एकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस ट्री के नीचे रख दिया था, ताकि जब भी श्रेक एकेडमी पर कोई मुसीबत आए तो उनके सोल का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाए और वो हमारी प्रोटेक्शन कर सके। यहाँ पर हम मास्टर जोआन को भी देखते हैं, जो कि उन्हें ही बस देखे जा रहे थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एल्डर मुंह की वो जो मार्शल सोल थी वो अचानक से जाकर मास्टर जोआन से फ्यूज होने लगती है, ताकि वह इसकी हेल्प करे और वो इस श्रेक एकेडमी को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर इनके फ्यूजन से तो मास्टर जोआन का पूरा ही लुक चेंज हो जाता है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक था, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े पावरफुल बीस्ट की तरह नजर आ रहे थे। यहाँ पर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि तभी हम दीतियान को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि ये तो एक बहुत ही लेजेंडरी टाउ टाइप बीस्ट है। इस दौरान हम मास्टर यान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हुए बताता है कि असल में ये जो टाउ टाइप बीस्ट है ये 9 डिवाइन ड्रैगन गॉड का 5th डिवाइन सन है, जिसे कि टाउ टाइप बीस्ट कहा जाता है। इस दौरान हम दीतियान को देखते हैं, जहाँ पर वो टाउ टाइप बीस्ट की पावर को देखकर पूरी तरीके से हिल जाता है और कहने लगता है कि नहीं, तुम टाउ टाइप बीस्ट हो ही नहीं सकते, तुम्हारा हमसे कोई भी लेना देना नहीं, तुम बस हमारे ड्रैगन रेस को यहाँ पर बदनाम करने के लिए आए हो और आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पनिश करने वाला हूँ। ये कहते साथ ही वो एक के बाद एक ताबड़ तोड़ अटैक उस पर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जोआन भी कम नहीं गए, वो बिना कुछ किए सीधा तेजी से उसके आगे बढ़ते रहते हैं और उन सभी अटैक को अपने ऊपर लेते हुए तेजी से जाकर एक पावरफुल पंच सीधा दीतियान के फेस पे जड़ देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि चारों तरफ फॉग छा जाता है। जैसे ही फॉग छाता है, यहाँ पर मास्टर दीतियान इमीडिएट मास्टर जोआन पर भी एक पंच अटैक कर देते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता और फिर मास्टर जोआन उसकी पूंछ पकड़कर उसे जमीन पर पटक पटक के मारना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर उसे घुमा घुमा के फ्लाइंग जेट बनाते हुए बहुत दूर फेंक देता है। यहाँ पर ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा मैसिव था कि पूरी श्रेक एकेडमी के सारे लोग दूर दूर से इसके इम्पैक्ट को फील कर पा रहे थे। वो सभी लोग हैरान थे कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दीतियान को भी गुस्सा आ जाता है और गुस्से के साथ वो यहाँ पर तेजी से दहाड़ता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर एक बड़ा सा फॉर्मेशन बन जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। जिसके साथ ही हमें पता चलता है कि इस फॉर्मेशन की स्पेशलिटी ही यही है कि इसकी मदद से दीतियान यहाँ पर खुद को बहुत से ड्रैगन फॉर्म्स में इजीली जब चाहे कन्वर्ट कर सकता है। अभी यहाँ पर जैसा कि मास्टर जोआन ऑलरेडी जानते हैं कि दीतियान कॉर्ड लेवल के बहुत ही ज्यादा नजदीक है और अगर उसने अपने इस टेक्निक को कंप्लीट कर लिया तो भाई इनका खेल तो खत्म। इसी वजह से मास्टर
मास्टर जोन भी ठान लेते हैं कि चाहे जो हो जाए मुझे हर हाल में इसका खेल जल्द से जल्द खत्म करना होगा, और वो भी इस फॉर्मेशन के कंप्लीट होने से पहले। और ये ख्याल आते साथ ही मास्टर जोन अपनी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स में से एक को यहाँ पर यूज करना शुरू कर देते हैं, जो कि डिवोरिंग ब्लैक होल होता है और जो दिखने में बहुत ही ज्यादा मैसिव था। और इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर स्पेस में एक बहुत ही जायंट सा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है, और जिससे बहुत सी बड़ी बड़ी चेन्स निकलकर यहाँ पर दीतियान को कैप्चर करना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जोन का असल में प्लान था कि वो यहाँ पर इस बीस्ट को पूरी तरीके से सील करके रख दे, ऑल्दो उन्हें भी पता था कि वो ज्यादा देर तक के लिए उसे ट्रैप करके नहीं रख पाएंगे। इसी वजह से हम देखते हैं कि जब वो सीलिंग कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर दीतियान कहने लगता है कि तुम भी जानते हो कि तुम मुझे ज्यादा देर तक के लिए रोक कर नहीं रख सकते, याद रखना मैं एक दिन वापस आऊंगा और फिर तुम्हारे पूरे श्रेक एकेडमी को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहते साथ ही वो अपने फॉरेस्ट के सारे बीस्ट से कहने लगते हैं कि चाहे जो हो जाए तुम में से आज कोई भी यहाँ पर नहीं रुकेगा, और इस पूरे श्रेक एकेडमी में जितने भी लोग हैं सभी को जान से मार डालना। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए सारे बीस्ट आगे बढ़ते हैं और उस ब्लैक होल के अंदर दीतियान पूरी तरीके से अब्सॉर्ब होकर सील हो जाता है। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम यू हाउ को देखते हैं, जहाँ पर वो उस इविल आई टायरेंट के उस सोल रिंग के सामने खड़ा था। लेकिन जैसे ही वो उस सोल रिंग को हासिल करने ही वाला होता है कि वहाँ पर तेजी से एक वॉइस आती है जो कि दहाड़ते हुए कहने लगता है कि आखिर वो कौन सा इंसान है जिसने कि मेरे बेटे को हर्ट किया, मेरे बेटे को जान से मार डाला और आज यहाँ पर उसकी सोल रिंग चुरा रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे टियान मिंग और यूहाओ को उसकी आवाज लगती है वो लोग डर के मारे बुरी तरीके से कांपने लगते हैं, और यूहाओ जानता था कि उसके पास इतना वक्त नहीं कि वो इस सोल रिंग को अब्सॉर्ब कर ले। इसी वजह से वो उसे अपनी स्टोरेज बुक के अंदर डाल देता है, जो देखकर यहाँ पर टियान मिंग भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे पास बड़ी काम की चीज है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यूहाओ टियान मिंग के ऊपर सवार हो जाता है और वो लोग इस फॉरेस्ट से दूर जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस इविल टायरेंट का जो फादर था उसने अपनी इविल आई को एक्टिवेट करके चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान हम यूहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो जैसे जैसे जंगल से बाहर निकल रहा था वो कहने लगता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस इविल टायरेंट के फादर ने अपने बेटे की सोल रिंग को बहुत दूर से ही डिटेक्ट कर लिया था, और अब जिसका मतलब ये कि वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा होगा और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना यहाँ लेने के देने पड़ सकते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि भले ही दीतियान यहाँ से जा चुका है लेकिन उसके कमांड से हर एक बीस्ट यहाँ पर सीधा श्रेक एकेडमी के बिल्कुल गेट पर पहुंच चुका था, और अब वो लोग किसी भी टाइम वॉल से टकराने वाले थे, जो देखकर यहाँ पर जितने भी वॉल्स पर सोल्जर्स थे वो भी तीरों की बौछार इन पर कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि हम ज्यादा देर तक सिटी वॉल को प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकते। यहाँ पर उनका ये बात कहना ही खत्म हुआ था कि तभी हम बात है कि यहाँ पर कुछ बीस्ट जो थे वो सीधा सिटी वॉल से जा टकराते हैं और वहाँ पर एक बड़े से होल को करके सीधा सिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर हुआ बिन जैसे ये सारे नजारे को देखता है वो कहता है कि गाइस आगे बढ़ो यार, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर सारी सिक्योरिटी का जिम्मा है, अगर हमें अपनी जान पर खेल कर भी अपने सिटी को बचाना हुआ तो हम ऐसा करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही ये उन बीस्ट को रोकने के लिए सभी लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी वो बीस्ट इन सभी को दूर उठाकर पटक देता है, और जैसे ही सेंटर वाला बीस्ट अपने पैर से हुआ बिन को कुचलने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई उस बीस्ट पर अटैक करके उसे जान से मार देता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और जैसे ही हुआ बिन पीछे मुड़ के देखता है तो वो पाता है कि ये सभी लोग असल में तांग सेक्ट के मेंबर हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर बेबी को देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और खुशी के मारे कहने लगते हैं कि गाइस अभी भी हम नहीं हारे हैं, जीतने की उम्मीद बाकी है क्योंकि अब हमारे साथ तांग सेक्ट के लोग भी हैं। यहाँ पर बेबी आते साथ ही अपने लोगों को ऑर्डर कर देते हैं कि वो जाकर सीधा इस बीच से फाइट करें ताकि मौके का फायदा उठाकर वो यहाँ पर मास्टर यान को सारी रिपोर्ट दे सके। साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मास्टर यान को बताने लगता है कि नैन की और उसकी मदर उसके पास आई थी, जिसके बाद वो यहाँ पर बता देती है कि असल में यूहाओ के लिए वांग क्वायर ने खुद को सैक्रिफाइस किया। तो उसके बाद वो ये भी बता देता है कि वांग क्वायर ही असल में डेस्टिनी एम्परर बीस्ट है, जो सुनकर तो मास्टर यान को अपनी कानों पर यकीन ही नहीं होता कि वांग क्वायर एक डेस्टिनी एम्परर बीस्ट है। उससे भी बढ़कर ये कि उसने यूहाओ के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर लिया। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर यान आगे कहने लगता है कि पर जो भी हुआ इसमें यूहाओ की कोई भी गलती नहीं है और ना ही हम इसके लिए उसे दोष दे सकते हैं। साथ ही वो बताने लगता है कि यूहाओ और वैंग क्वायर दोनों ही उनके सेक्ट के लिए किसी हीरो से कम नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि तांग सेक्ट के जो सोल कैनन आर्मी थी वहाँ पर उन्हें एक मास्टर बताने लगता है कि तैयार हो जाओ क्योंकि बस कुछ ही देर में एक बहुत बड़ी आर्मी हम पर हवाई फायर करने वाली है और जिसके लिए तुम सभी को चौकन्ना
रहना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं, पर इन कैनन्स को देखकर वहाँ खड़ी दूसरी लेडी समझ जाती है कि ये वही मेटल से बनी हुई है जिसे कि युवा सन मून एम्पायर से लेकर आया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी दौरान यहाँ पर एक और मास्टर आते साथ ही कहने लगता है कि जल्दी से जल्दी इन कैनन को रेडी करो क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जिस पर हम देखते हैं कि सभी लोग प्रिपेयर हो जाते हैं और मास्टर जीवन आगे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि हम कोऑर्डिनेशन वाले अटैक को करेंगे और यहाँ पर सभी की एनर्जी को एक साथ यूज करेंगे ताकि हमारे अटैक का इम्पैक्ट पहले से कई गुना ज्यादा हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग बिल्कुल प्लान को फॉलो करते हुए अपने कैनन की एनर्जी को एक जगह पर पॉइंट करते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी सर्कल बन जाता है और ये एनर्जी बॉल बहुत ही ज्यादा मैसिव होता है, जिसके बाद वो एनर्जी बॉल एक ही डायरेक्शन में सीधा अपने अटैक को लॉन्च कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि इसकी चपेट में आने वाले हजारों बीस्ट सेकंड्स में ही मारे जाते हैं। लेकिन मास्टर जीवन जो थे वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। वो यहाँ पर इमीडिएटली सभी को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से दूसरा बैच को रेडी करो और इस बार फायर पावर की स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा बढ़ा दो। जिस पर हम देखते हैं कि वो सारे सोल्जर्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और अपने कैनन की जो पावर है उस फायर पावर को कई लेवल तक बढ़ा देते हैं, जिससे जो तबाही यहाँ पर मचती है ना, उससे हम देखते हैं कि एक पावरफुल फ्लाइंग बीस्ट भी सेकंड्स में मिट्टी में मिलकर राख हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सोल कैनन इतने ज्यादा पावरफुल है, कि ये इतने पावरफुल और इतने पुराने एक बीस्ट को ऐसे सिंगल अटैक से ही जान से मार सकते हैं। इसी दौरान हम उसी मास्टर को देखते हैं जो कि हार मानने का नाम नहीं ले रहा था और वो लगातार अपने सारे ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि चाहे जो हो जाए आज कोई भी यहाँ पर नहीं रुकेगा। इसी के साथ हवा में जितने भी सोल रिंग्स उसे नजर आती है वो यहाँ पर अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि जितने भी सोल रिंग्स तुम्हें नजर आ रही है जाओ और जाके उन्हें स्टोरेज बुक में जाकर कैप्चर कर लो, ये हमारे आगे चल के काम आएंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही मास्टर जीवन का ऑर्डर मिल जाता है सारे सोल्जर्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस मास्टर को भी देखते हैं जहाँ पर वो सीधा उस 1 लाख साल पुरानी वाली सोल रिंग को पकड़ने के लिए अपने स्टोरेज बुक के साथ तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि दोनों तरफ कत्लेआम जारी रहता है कि तभी अचानक से वो मास्टर सभी से कहने लगता है कि अब रुक जाओ, जो देखकर सारे मास्टर शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये सोल्जर्स को रुकने का ऑर्डर क्यों दे रहे हैं। कि तभी उनकी नजर जाती है और वो पाते हैं कि बीस्ट असल में पीछे हट रहे हैं, जिसका मतलब उन्हें ये लगता है कि शायद बीस्ट ने हार मान लिया। जो देखकर यहाँ पर पास खड़ी दूसरी एल्डर कहने लगती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि ये लोग कभी भी हम पर पलटवार कर सकते हैं, तो हमें अपने अटैक्स जारी रखने चाहिए। ऊपर से हम ये भी नहीं चाहते कि कब यहाँ पर दीतियान वापस आ जाए क्योंकि मास्टर जॉन उसे ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकता। इसी दौरान हम उसकी बेटी को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मदर से कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा और हमारे पास चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। साथ ही वो बताने लगते हैं कि स्टारडू फॉरेस्ट के पास दीतियान के जैसे 10 बीस्ट है लेकिन यहाँ पर बस 2 ही लोग आए हैं, तो किसे पता कि बाकी के 8 कब हम पर हमला बोल दें। मुझे तो इन पर शक हो रहा है। यहाँ पर वो ये सारी बातें कहती है कि तभी यहाँ पर इन दोनों को एक मिस्टीरियस वॉइस सुनाई देती है और यहाँ पर इस आवाज को उसकी मदर बहुत अच्छे से पहचानती थी। इसी वजह से वो इमीडिएटली हवा में फ्लोट करके बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है जहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही बड़ा बियर मॉन्स्टर मौजूद होता है जो कि टॉप 10 बीस्ट बियर्स में से 6th रैंक पर आता है और जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि इसके पास 4,70,000 साल की कल्टीवेशन है, यानी कि बहुत पावरफुल है यार, और जो कि हद से ज्यादा अग्रेसिव है और इसके सामने कोई भी सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाता। यहाँ पर इसे देखकर उसकी मदर परेशान तो हो ही रही थी कि तभी हम ईस्ट गेट का नजारा देखते हैं जहाँ पर एक और फियर्स वाला बीस्ट जो कि 8th रैंक का है वो यहाँ पर हाजिर हो चुका है, पर जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसकी कल्टीवेशन 3 लाख साल है। यहाँ पर सभी लोग पैनिक करने लगते हैं कि तभी नॉर्थ साइड पर से हमें खबर मिलती है कि यहाँ पर भी एक 5th रैंक वाला फियर्स बीस्ट आ चुका है जिसे कि एज अ डेविल ट्री डीमन के नाम पे भी जाना जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सीनियर मास्टर कहने लगती है कि लगता है कि यहाँ पर ये 5 फियर्स बीस्ट हमारा काम तमाम करने के लिए आए हैं, जिसका मतलब ये कि अब हमें एकजुट होकर जल्द से जल्द इनका काम तमाम करना होगा। जिस वजह से वो यहाँ पर कुछ लोगों के ग्रुप को बना लेती है और सभी को अलग अलग डायरेक्शन में इनका सामना करने के लिए भेज देती है। इसी के साथ हम टाइम डोलू मास्टर को देखते हैं जहाँ पर वो माइक पे सभी लोगों को कहने लगता है कि आज हमें हर हाल में हमारे सिविलियंस की जान बचानी होगी क्योंकि हमारे पीछे बहुत से लोगों की होप्स हमसे जुड़ी हुई है। अगर हम ही आज यहाँ पर हार जाते हैं तो उनका क्या होगा, और आज हमें अपनी जान पर खेल कर भी इन सोल बीस्ट को यहाँ पर रोकना ही होगा ताकि कोई भी सिटी में एंटर ना हो पाए। यहाँ पर ये ऑर्डर पाते साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जी जान से फाइट करना शुरू कर देते हैं। उनके रास्ते में जो भी आता है वो उन्हें निपटाने लगते हैं, भले ही इसमें उन्हें कितनी भी मशक्कत क्यों ना आ रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस बेयर बीस्ट से फाइट करने के लिए मिस जियान लेनर चली जाती है जहाँ पर वो अपने स्पेयर के साथ उस पर तेजी से अटैक करने
करने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पर वो उस पर अटैक तो करती है लेकिन बेयर किंग बहुत इजीली इसके अटैक से डॉज कर जाता है और वो घुमा कर इस पर भी काउंटर अटैक करता है, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा फुर्तीली होने की वजह से इजीली उसके सारे अटैक से डॉज कर जाती है। और फिर वो थोड़ा पीछे हटते हुए कहने लगती है कि अब मैं समझ गई कि क्यों तुम टॉप 10 फियर्स बीस्ट में से 6th रैंक पर आते हो। सच में तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कमाल की है। यहाँ पर ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी यहाँ पर वो बीस्ट किंग उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो बाल बाल बचती है। और फिर जैसे ही वो बीस्ट अपने सोल पावर का यूज करते हुए उस पर प्रेशर डालता है तो यहाँ पर उसके प्रेशर के आगे वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाती। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, लेकिन तभी एक मास्टर आकर उसकी जान बचा लेता है। और फिर वो यहाँ पर आते साथ ही टेलीपोर्टेशन टूल का यूज करते हुए यहाँ पर उसे टेलीपोर्ट करके हवा में ऊपर भेज देता है, जिसकी वजह से वो उस बीस्ट के बिल्कुल सिर के पास जाकर टेलीपोर्ट हो जाती है और वहां से ही एक पावरफुल अटैक उस पर लैंड कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वो अटैक लैंड करती है, इससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो देखकर दोनों ही मास्टर शॉक्ड हो जाते हैं। जैसे धुआं हटता है हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर उसका स्पेयर तो इसे खरोंच तक नहीं लगा पाया, उल्टा उसका स्पेयर ही टूट जाता है। बस फिर क्या, यहाँ पर वो बेयर किंग पावरफुल अटैक उस पर कर देता है कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर क्यान डाओ इमीडिएटली अपने उसी गोल्डन शील्ड को आगे कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर मास्टर जियान लिनियर को ज्यादा चोट नहीं लग पाती। यहाँ पर इस नजारे को देखकर मास्टर जियान लिनियर को अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाता है और वो सोचती है कि ऐसे तो काम नहीं बनने वाला, और वो इमीडिएटली अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि आते साथ ही ड्रैगन फॉर्म में होता है, लेकिन वो इमीडिएटली उसके आर्मर में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी बॉडी से जुड़ जाता है। यहाँ पर अपने आर्मर के साथ हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और भाई फिर दोनों ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर वो उस बेयर किंग से फाइट कर ही रहे होते हैं कि तभी आसपास के जो छोटे मोटे बीस्ट है वो भी आकर इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें की बहुत इजीली ये लोग निपटा देते हैं। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें अपने फ्यूजन अटैक का यूज करना होगा, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। और फिर अपने ब्लू फायर ड्रैगन हेड नाम के इस फ्यूजन अटैक से ये लोग सीधा एक फास्ट अटैक उस बेयर किंग पर कर देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि इनका ये ड्रैगन अटैक जो कि फ्यूजन से बना था वो सीधा जाकर उस बेयर किंग से टकराता है, लेकिन बेयर किंग सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसे कुछ नहीं होता। और बंदे ने एक सिंगल हाथ से ही उसके अटैक को रोक कर दूसरे हाथ से उसके अटैक को फाड़ कर रख दिया था और फिर सेकंड्स में ही काउंटर अटैक सीधा उस पर कर देता है, जो देखकर मास्टर कियान डाओ अगर सेकंड्स में बीच में ना आते तो मास्टर जियान लिनियर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती, लेकिन हम देखते हैं कि वक्त रहते उन्होंने उसकी जान बचा ली थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेयर किंग होता है उसे ये चूहे बिल्ली वाला खेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गुस्से के साथ कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? अगर मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो तुरंत मेरे सामने और ऐसे भागना बंद करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहते साथ ही इमीडिएटली वो अपने पावरफुल क्लॉ अटैक्स जो कि बहुत ही बड़े बड़े स्लैश अटैक जैसे दिख रहे थे वो उन पर कर देता है। यहाँ पर मास्टर कियान डाओ अपने साथी की प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने इमीडिएटली अपने 7 सोल्स रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ पर मास्टर कियान डाओ अच्छे से जानते हैं कि वो अपने नजरों के सामने अपने लवर को मरता हुआ नहीं देख सकते, इसी वजह से वो ना चाहते हुए भी अपने 7 सोल्स रिंग्स के साथ वहाँ पर एक शील्ड बनाकर प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो भी अच्छे से जानते हैं कि उनका ये शील्ड सेकंड्स तक के लिए भी नहीं टिकने वाला। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे ही वो क्लॉ अटैक्स उससे हिट होता है वो शील्ड इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो अटैक सीधा जाकर उसकी बॉडी से जा लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी बॉडी हवा में दूर उड़कर जा गिरती है, जो देखकर यहाँ पर मास्टर जियान लिनियर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती और वो तेजी से आवाज देती है कि तभी हम देखते हैं कि वो जो बेयर किंग था वो दोबारा से एक और क्लॉ अटैक उसकी तरफ चल देता है, लेकिन इस बार एक और मास्टर बीच में आकर उसकी जान बचा लेती है और कहने लगती है कि मेरी फिक्र मत करो और जाकर कियान डाओ की देखभाल करो। यहाँ पर इमीडिएटली हम देखते हैं कि वो कियान डाओ की तरफ दौड़ती है और उसे जाकर अपने बाहों में लेते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम अपने सोल रिंग्स का यूज करके उस अटैक को रोक सकते थे? यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ये सारी बातें कहते हुए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिस पर मास्टर कियान डाओ कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे ये करना ही था। यहाँ पर वो ये सारी बातें कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से वो कहता है कि मेरी बात अच्छे से सुनो, मैं नहीं जानता कि मेरा वक्त तुम्हारे साथ कब तक है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी चोटिल हुई हालत में नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो अनकॉन्शियस हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर मास्टर लिनर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचती है कि शायद उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर लिन वहाँ पर उसे चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, वो बस बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, वो हमें इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जा सकता, अगर हमें वक्त मिल जाए तो हम अभी भी इसकी जान बचा
बचा सकते हैं। यहाँ पर इन्हीं सारे बातों के साथ हमें दूसरे गेट्स का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ की हालत बहुत खराब थी। इसी दौरान हम मिस साओ यूनसी को देखते हैं जहाँ पर बेयर किंग ने उन्हें भी मार कर बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, जो देखकर उनकी बेटी तेजी से उनके पास दौड़ती हुई कहती है कि मदर आप ठीक तो हैं। जिस पर उसकी मदर कहती है कि मेरी बच्ची, मुझे लगता है कि हम सब हार गए हैं। श्रेक एकेडमी और ये पूरी सिटी हमारी आज यहाँ पर हमारे साथ ही खत्म हो जाएगी। अब हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं बची। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्लैक होल था जिसमें कि दीतियान को कैद करके रखा गया था, अचानक से उसमें भी क्रैक पड़ने लगे थे, जिसका मतलब ये कि अब दीतियान भी बहुत ही जल्द वापस आने वाला है और यहाँ पर श्रेक एकेडमी को बचाने के लिए अब कोई भी नहीं बचा सकता। सभी लोगों की हिम्मत जवाब दे रही थी कि तभी यहाँ पर उन्हें एक अनजान आर्मी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते साथ ही यहाँ पर मिस लीनियर को ये लगता है कि शायद दुश्मन की रीइंफोर्समेंट उन्हीं की तरफ तेजी से बढ़ रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि असल में ये जितने भी आर्मी के लोग थे ये सब लोग होली स्पिरिट चर्च से बिलोंग करते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरानी के साथ कहने लगते हैं कि आखिर होली स्पिरिट चर्च हमारी हेल्प क्यों कर रहा है। जिस पर उसकी मदर कहती है कि ये जो बीस्ट है ये असल में इन होली चर्च के लोगों से हमसे भी ज्यादा नफरत करती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सारे अनडेड सोल्जर्स एक के बाद एक पोर्टल के जरिए से बाहर निकल रहे थे और ये पोर्टल तुम जानते हो कि गॉड